अमरावती नई बस्ती के सदर, अकोला के शहर सदर मुनाफ भाई, आसिफ भाई, अकोला जिला माजी महासचिव इरफान भाई, बालापुर तालुका शहर सदर मुबिन भाई और पारस ग्राम पंचायत के मीम सेकुलर पैनल के कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम नुमाइंदे, सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और पशे पर्दा सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का यह जलसा पारस ग्राम पंचायत के मीम सेकुलर पैनल के तमाम नुमाइंदों के प्रचार के लिए रखा गया है, जिसके अंदर आपके पारस ग्राम पंचायत के अंदर 17 वार्डों की बॉडी है, जिसमें से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मीम सेकुलर पैनल के तहत 6 उम्मीदवारों को उतारा गया। लेकिन जैसे ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नकीब मिल्लत, संसद रत्न, संविधान रक्षक अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने यहाँ पर एंट्री की, तो यहाँ के कुछ दलाल, कुछ कौम के दलाल, अपने आप को सेकुलर कहने वाले नामजद सेकुलरों के तंबू में घबराहट हो गई। क्या मजलिस अब यहाँ पर क्या करेगी? क्योंकि यहाँ पर इनकी अब आज से यानी कि 15 तारीख के बाद से इनकी रोजी रोटी और इनकी दलाली खत्म होने वाली है। क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजलूमों के हक और हुकूक और इंसाफ की बात करती है, ना कि वो सदनों के अंदर जाकर अपनी दलाली की बात करती है। और अफजल भाई और हाजी जुबैर साहब ने एक बात छोड़ दी कि जिस तरह से अमरावती महानगर पालिका के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर नुमाइंदों के काम होते हैं, तो उसकी वाहिद एक वजह है कि इनके हाथ के अंदर, इनके हाथ में वो सब जलाली परचम जो हैदराबाद की गलियों से निकलकर नांदेड़ से होते हुए अमरावती पहुंचा। अगर उस झंडे से काम नहीं हुआ तो वो झंडे के अंदर लगा हुआ डंडा भी हमारा है। अगर तो झंडे से काम नहीं होता तो हम डंडे से भी काम करवाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते हैं, वो हमको जातिवाद और भड़काऊ भाषण के नाम से हमको बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं उन फर्जी सेकुलरवादों से कहना चाहता हूं कि हमारे से बड़ा इस देश के अंदर कोई सेकुलर नहीं। आपको उसकी मिसाल देखना चाहते हैं तो वार्ड नंबर 5 से हमने हमारे दलित भाई को मैदान में उतारा है। इससे बड़ा और क्या सेकुलर होने का दावा हम पेश करते हैं? यही कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते। तुम अगर सेकुलर थे तो फिर मुझे पिछले जाना पड़ेगा और आपको पूरी सवाने हयात बताना पड़ेगी कि तुम अपने आप को सेकुलर होने का दावा करते तो वो हिंदुस्तान की, भारत की काला दिन 6 दिसंबर 1992 का काला दिन कौन था दौर इख्तियार के अंदर? कौन था यूपी के अंदर दौर इख्तियार के अंदर? सभी को पता है कि किसके दौर इख्तियार के अंदर अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। कौन था यूपी का मुख्यमंत्री? कौन था उस देश का प्रधानमंत्री? और आज मजलिस पारस के अंदर यहाँ पर चुनाव लड़ती है तो हम जातिवाद और भड़काऊ भाषण वाले हो गए। अरे तुमने इस देश के अंदर सबसे पहले संविधान को खतरा पहुंचाया, जहां पर 650 साल उस अल्लाह के घर के अंदर हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजी। तुमने उसकी ईंटों को तोड़ा, तुमने संविधान की धज्जियां उड़ाई और आज हमको भड़काऊ भाषण कहते हो दलालो। वो एहसान जाफरी जो कभी राजीव गांधी चुनकर नहीं आता था, उसको उसके घर के अंदर जिंदा जला दिया। वहां पर तुमने संविधान को खतरे में डाला, वहां पर जातिवाद फैलाया और हमको जातिवाद होने का तुम इल्जाम लगाते हो। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद के अंदर CAA के नाम के ऊपर तमाम लोगों को परेशानी के अंदर डालने वाला जब कानून बनाया जा रहा था तो कहां भागा था वो तुम्हारा पप्पू राहुल गांधी? कहां भागा था वो तुम्हारा शरद पवार? राज्यसभा से वॉकआउट करके चला गया था। अकेला मर्द मुजाहिद था जिसे दुनिया संविधान रक्षक नकीब मिल्लत के नाम से जानती है, कि जिसने CAA और NRC के बिल को फाड़ा और उस वक्त के सबसे बड़ा नमरूद और उसके आंखों के अंदर आंखें डाल के नरेंद्र मोदी और वो गुजरात का तड़ीपार अमित शाह के आंखों के अंदर आंखें डालकर मैं नहीं जानता
मैं सिर्फ किसी को जानता हूं तो संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानता हूं। मैं तुम्हारे संविधान को मानता हूं। मैं तुम्हारे बिल को अपनी जूती के नोक पर रखता हूं और मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल संसद से वॉकआउट करके चले गए। बीजेपी और शिवसेना तो हमारी खुली दुश्मन है। ये लोग औरंगाबाद का नाम बदली करना चाहते हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि वहां पर शेर महाराष्ट्र जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब जिस तरह से पूरे औरंगाबाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस तरह से वहां पर उन्होंने 1600 तकरीबन कुछ करोड़ रुपए की 1600 करोड़ रुपए की पानी का पाइपलाइन का मसला हल करवाया, तो वहां के शिवसेना के चड्डीधारियों के अंदर तंबू में घबराहट होगी। काम करता रहा तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक एक ग्राम पंचायत, एक एक नगर पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होती जाएगी और अपना झंडा लहराती जाएगी। तो इनके तंबू में घबराहट है। ये औरंगाबाद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के शहर का नाम बदलना चाहते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर तुमको इतनी तकलीफ है तो औरंगाबाद को छोड़कर चले जाओ। तुमको अगर इतनी तकलीफ है तो यहाँ पर तुमने मुसलमानों के लिए क्या कहा? क्यों नहीं देते तुम मुसलमानों को 5% आरक्षण? ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों को 5 साल सत्ता से दूर रहे तो शिवसेना के पीछे पीछे दुमलाते चले गए। और उनके साथ वही शिवसेना का मुख्यमंत्री था कि जब उसके आमदार चुनकर आए तो वो सबसे पहले अयोध्या जाता है और वहां पर वो पूजा कर आता है। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के दलाल और उसके मंत्रिमंडल में जो मुस्लिम भड़वे आमदार से कहना चाहते हैं शिवसेना वालों का साथ देते हैं, जाके नुमाइंदगी करो। उद्धव ठाकरे से कहो कि मुसलमानों के महाराष्ट्र के अंदर बच्चे पढ़ना चाहते, 5% रिजर्वेशन क्यों नहीं देना चाहते? हमारे भी बच्चे आईएएस बनना चाहते, हमारे भी बच्चे डॉक्टर बनना चाहते, इंजीनियर बनना चाहते, आला मुकाम पे जाना चाहते, लेकिन ये मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन नहीं दे रहे। मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का 160 करोड़ रुपए का निधि पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक के मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल का गठन नहीं हुआ, उसकी समिति नहीं बनी। आज भी मुसलमानों के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको एजुकेशन के अंदर लोन दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर इतनी परेशानी होती है कि वो तमाम फाइलों को पूरा करते करते आखिर को बच्चा थक जाता, लेकिन उसका काम नहीं होता। अगर तुम इतने ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी वालों सेकुलर है तो क्यों नहीं देते? तुम 160 करोड़ रुपए का निधि पड़ा हुआ है मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल की, तुम क्यों नियुक्ति नहीं करते? हमारी ये नुमाइंदगी है कि 160 करोड़ रुपए तुम दे रहे, 160 करोड़ रुपए का अल्पसंख्यक माइनॉरिटी का बजट है। आज लॉकडाउन के अंदर हमारे रोज कमाने खाने वाले लोगों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठेले चलाने वाले, रिक्शा चलाने वालों को आप बिन ब्याज का लोन क्यों नहीं देते? क्यों नुमाइंदगी करते तुम? इन 5 लोगों ने, मुस्लिम मंत्रियों ने अपने अपनी पार्टी की दुम हिलाते हुए वहां पर मंत्री पद ले लिया, लेकिन मुसलमानों के कोई मसले हल नहीं करा रहे। क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्यों नहीं करते तुम? मुसलमानों ने तुम्हारे को किस वजह से वोट दिया? मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूं कि जिस तरह से हाजी साहब ने बताया कि जिस तरह से ग्राम पंचायत पॉलिटिकल के अंदर सबसे बड़ा एक पायरी होती है, यहां से शुरुआत करना पड़ती है। उसी शुरुआत करने के लिए हमको लगा कि प्रभाग नंबर 5 और प्रभाग नंबर 6 के अंदर हम कामयाब हो सकते हैं, तो हमने मीम सेकुलर पैनल के तहत लोगों को यहां पर खड़ा किया, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर ये 6 लोग अगर चुन के आते हैं तो क्या होता है। आपकी 17 की बॉडी है, अगर अल्लाह ने फैसला ले लिया और आपके 6 लोग चुनकर आ गए तो आपको सिर्फ 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम 6 लोग मुत्तहिद हो गए, तुम लोगों ने मुत्तहिद होकर कामयाब कर दिया, तो सरपंच भी अपना होगा और कोई भी 3 लोग आके अपने को सपोर्ट करेंगे। वो किस बुनियाद पर होगा? अगर कि पूरे पारस के प्रभाग नंबर वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 के लोगों ने ठान लिया कि नहीं, हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी को भी मौका दिया, हमने वंचित को भी मौका दिया, बीजेपी शिवसेना को भी मौका दिया, समाजवादी को भी मौका दिया, लेकिन एक बार खाली एक बार आप लोग एक बार सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मीम सेकुलर पैनल को मौका दो, फिर देखो कि ये झंडा भी अपना रहेगा और झंडे में लगा हुआ डंडा भी अपना होगा। फिर किस तरह से काम होते हैं
आपको पानी खरीद के पीना नहीं पड़ेगा। अब्दुल रज्जाक वार्ड के अंदर, नगर के अंदर जिस तरह से सड़कें खराब है, पूरे पारस की सड़कें बनेगी, पूरे पारस के अंदर स्टेडियम रहेगी, पूरे पारस के अंदर पीने का पानी आएगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्कूल के अंदर अच्छी डिजिटल व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसके वास्ते शर्त यह है कि आप लोगों को मुत्तहिद होना पड़ेगा, मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। और 15 तारीख के दिन सबों को एक फैसला लेना पड़ेगा कि आपके लिए बेटी की शादी होने के बावजूद संसद में 3 तलाक के लिए लड़ा था और एनआरसी CAA के लिए आपके वास्ते लड़ा था, तो हमारा भी हक है कि एक नकीब मिल्लत बैरिस्टर यूनिवर्सिटी के पैनल को आप लोगों को सोचना होगा कि जब आपका जो कायद कौन है, नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ईमान वाला है, ना शरद पवार ईमान वाला, ना राहुल गांधी ईमान वाला, ना बाला साहब ईमान वाला कोई है तो मेरा कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ईमान वाला है। और तमाम लोगों को आपको समझना पड़ेगा कि एक मुस्लिम कयादत पारस के अंदर उभरने जा रही है। अगर आप ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी, बीजेपी, शिवसेना इनके दलालों के बहकावे में आ गए तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करोगे। अल्लाह ने आपको सुनहरा मौका दिया, अगर ये 6 के 6 पैनल के उम्मीदवार अगर चुन के आते हैं तो गांव के अंदर जो भी वार्ड के लोग रहेंगे उनको आना पड़ेगा आपके पास, और ये सब जलाली परचम हरे झंडे के पास आना पड़ेगा और उनको प्रस्ताव देना पड़ेगा कि आने वाले 2.5 साल सरपंच तुम्हारा रहेगा, आने वाले 2.5 साल हम रहेंगे। लेकिन ये कब होगा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ, इज्जतदार माँ और बहनों, आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एक हिकमत अमली को तय करना पड़ेगा। और आने वाली 15 तारीख को जो भी मीन सेकुलर पैनल के उम्मीदवार है, नुमाइंदे हैं, उनको कामयाब करना पड़ेगा। मैं तमाम ईमान वालों से अपील करने आया हूँ कि कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ, और हमारे तमाम दलित भाइयों से कहने आया हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिका संगठित व संघर्ष करा। अब तुम बहुत सीख गए, अब तुमको यहाँ पर संगठित होने का टाइम आया। संगठित होकर, मुत्तहिद होकर तुमको मीम सेकुलर पैनल को कामयाब करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में संघर्ष करने के बाद में आने वाला वक्त नहीं, आने वाला दौर हमारा होगा। जिस तरह से हैदराबाद के अंदर मजलिस क़यादत करती है, उसी तरह से पारस के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये मीम सेकुलर पैनल क़यादत करेगा। लेकिन सिर्फ आपको सोचना पड़ेगा, किसी के बहकावे में आना नहीं पड़ेगा, किसी के बहकावे में नहीं आना पड़ेगा। कोई अगर तुमको मांझा देता है तो मांझा लेके रख लो, लेकिन जो ही करना, जो अपने दिल की सुनना पड़ेगा। और यही सुनना पड़ेगा कि आपने अब किसी को समय दिया, वोट दिया, टाइम दिया, लेकिन 70 साल हो गए, हमको क्या मिला? तो हमको सिर्फ यही मिला, सिमी के नाम पर, अदारी के नाम पर मुसलमानों को जेलों में डाला गया। रोहित वेमुला नाम का नौजवान दलितों को दिल्ली के अंदर सड़कों के ऊपर मारा गया, तो नकीब मिल्लत उसके हक और हुकूक और इंसाफ के लिए लड़ता रहा। पहलू खान को मारा गया तो बैरिस्टर ने लड़ा। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आने वाली 15 तारीख को आपको सोचना होगा और इनको कामयाब करना होगा। वार्ड नंबर 5 के जो उम्मीदवार हैं विनोद सदानंद खंडारे, इनकी निशानी कोट है। जाहिद हुसैन, सज्जाद हुसैन, इनकी अंगूठी निशानी है। कैसर सुल्ताना शेख फारूक, इनका सीलिंग फैन है। और वार्ड नंबर 6 के मोहसिन अंजुम शेख इदरीस, इनकी निशानी टेबल। खैरुन्निसा मरहूम तस्लीम खान, इनकी निशानी छत का पंखा। अयाजुद्दीन रियाजुद्दीन, इनकी निशानी टॉर्च। मैं सिर्फ आपके सामने यही कहने आया हूं और आप लोगों से गुजारिश कर रहा कि मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूं, क्या कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ और ये सब जलाली परचम को कामयाब करो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।